हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 8 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। चैप्टर नंबर 2 है भारत, कृषि एवं सिंचाई। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में देखेंगे, जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का इसमें दे रखा है, निर्वाह कृषि और व्यवहारिक कृषि में क्या अंतर होता है। तो उत्तर में लिखेंगे, जो कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उन्हें निर्वाह कृषि कहते हैं, और जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये बात कही गई है जिसमें केवल आपका निर्वाह हो सके, यानी कि अपनी आपकी आवश्यकताएँ पूरी हो सके, उनको हम बोलते हैं निर्वाह कृषि। जबकि अगर हम खेती बाज़ार में फसल बेचने के पर्पज़ से करते हैं तो कहीं ना कहीं यह व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आता है। इसका एक और नाम दिया गया है जिसका नाम होता है विशिष्टीकरण। इसे फसल का विशिष्टीकरण भी कहते हैं। प्रश्न नंबर खा है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे, चावल के उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर गा, यानी मानसूनी का मतलब यहाँ पे होगा कि यहाँ पे वर्षा होना चाहिए। अगर वर्षा नहीं होगी तो चावल वहाँ पे पानी, क्योंकि आपको पता है धान में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो अगर पानी मिलेगा ही नहीं तो फसल होगी कैसे। इसलिए मानसून होगा, तभी तो मानसून जब जलवायु होगी तो कहीं ना कहीं वर्षा होगी, जिससे फसलों को पानी मिलेगा और फसल की पैदावार अच्छी होगी। प्रश्न नंबर गा है, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो कपास कहाँ कहाँ पे उत्पादन किया जाता है, भारत के किन किन राज्यों में, आपको यहाँ पे नाम लिखना है जो कि प्रमुख है। तो उत्तर में लिखेंगे, भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा आदि राज्यों में होता है। प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि सबसे अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन करने वाला भारत में कौन सा राज्य है, तो आप लिखेंगे गुजरात। ठीक है, ये लेटेस्ट डाटा है आपका। प्रश्न नंबर का है, भारत में चकबंदी से आप क्या लाभ हुए। तो भारत में चकबंदी हुई थी, उस चकबंदी से क्या लाभ हुए उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, चकबंदी से निम्न लाभ हुए। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, किसान की बिखरी ज़मीन एक स्थान पर हुई। दूसरा है, किसानों के समय की बचत हुई। जो किसानों की बिखरी ज़मीनें थी, इधर उधर थी, उसको चकबंदी के माध्यम से एक पास कर दिया गया। दूसरा है कि जब एक पास रहेगा तो कहीं ना किसानों की समय की बचत होगी। तीसरा पॉइंट है, किसान आसानी से बुआई, जुताई तथा सिंचाई कर लेते हैं। जब पास में रहेगी तो हर चीज़ उसके लिए आसानी हो जाएगा, सिंचाई करना हो जाए आसान हो जाएगा, और इसके लिए जुताई भी करना आसान होगा, बुआई भी करना आसान होगा। इससे पैदावार में वृद्धि हुई है। पॉइंट अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आइए देखते हैं हरित क्रांति है क्या जी। वर्ष 1966 और 67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म की बीज, खाद, सिंचाई तथा आनुवंशिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया गया भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और अगर विश्व में पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन है, क्या नाम है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है अधिक उपज के लिए सुधरे हुए बीज, उन्नत बीजों का प्रयोग। और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये आपका महत्वपूर्ण होता है धान और गेहूं की फसल के लिए। ठीक है,
यानी खाद्यान्न उत्पादन किससे रिलेटेड होता है? अगर आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन का हरित क्रांति से। इसमें कई क्रांतियाँ भी आती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा नीली क्रांति आपका मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से है। आपका वर्मी क्रांति ये आपका केचुआ पालन से है। उसी प्रकार से आपका विटीकल्चर आपका अंगूर पालन से है। सेरीकल्चर रेशम के कीट से हैं। गुलाबी क्रांति आपकी आ जाती है झींगा पालन से। रजत क्रांति की बात करते हैं तो रजत आपका अंडा उत्पादन से है। इसी प्रकार से अगर हम बादामी क्रांति की बात करते हैं तो बादामी क्रांति आपका मसालों से रिलेटेड होती है। तो कई क्रांतियाँ हैं इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें प्रभाव की बात किया गया था तो हरित क्रांति का प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है रासायनिक खादों जैसे अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया जाए, इससे भी फसल में उत्पादन बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट है जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, इसमें सनई है, चा को सड़ाया जाता है, नीम की खली की खाद इत्यादि। रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। तीसरा है कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि का उपयोग करना है। फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाबों आदि बनवाने का कार्य किया गया। प्रश्न नंबर 2 है निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या दे रखा है? कृषि कार्य में किसी के साथ साथ खाली स्थान को शामिल किया है। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? कृषि कार्य में किसी के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया गया है। कहा है गन्ना भारत की फसल है, खाली स्थान में भरेंगे नकदी फसल। नकदी फसल उसे कहते हैं जिसका हम व्यापार यानी कि उसको हम बेच करके पैसे कमाते हैं, उसको हम नकदी फसल के अंतर्गत रखते हैं। चावल के लिए खाली स्थान तथा खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? चावल के लिए अधिक गर्मी, अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है खरीफ की फसलें खाली स्थान में बोई और खाली स्थान में काटी जाती है। तो जो खरीफ की फसल होती है वो वर्षा ऋतु में प्रारंभ की जाती है और वर्षा ऋतु में प्रारंभ की जाती है। ये यहाँ पे गलत दे रखा है। तो सबसे पहले बता रहा हूँ जो खरीफ की फसल है सही है, वर्षा ऋतु में प्रारंभ होती है और शीत ऋतु में काटी जाती है। ठीक है, यहाँ पे काट लीजिएगा, शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। ये बिल्कुल सही है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित संसाधन क्या है? तो भारत में आप जानते हैं सबसे प्रचलित संसाधन क्या है? नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। तो खाली स्थान में हम क्या लोग क्या भर देंगे? नहर। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाएं। फसल यहाँ पे दे रखा है और दूसरी तरफ आपका फसल का समय है और दूसरी तरफ फसल है। इधर फसल का समय दे रखा है, इधर फसल है। तो रबी की फसल किस समय बोई जाती है? यहाँ पे कौन सी फसल रबी किसकी फसल है? गेहूँ की। खरीफ किसकी फसल है? चावल की। और जायद किसका फसल है? खरबूज। यानी रबी के अंतर्गत जो हमारे प्रेजेंट टाइम में जो जाड़े का मौसम चल रहा है अक्टूबर नवंबर में, जिसकी बुआई होती है अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, उसमें वो रबी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आपका इसमें गेहूँ है, मटर है, आलू है, सरसों है, ये सब आपके रबी के फसल के अंतर्गत आ जाएंगे। जो आपका जून जुलाई में बोया जाता है जैसे कि चावल, आपका मक्का, ये सब आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। जायद की फसल जो आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है, इसको बोलते हैं खरबूज। जैसे कि इसमें पानी जिसमें ज़्यादा रहता है, आप देखते होंगे गर्मियों की छुट्टी में खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब आपके फ्रूट से ये जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है सही पर सही का निशान तथा गलत पर गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर का सोनारा व सरबाती धान की उन्नत किस्म है। ये बात सही है गलत? ये बात बिल्कुल गलत है, ये धान की उन्नत किस्म नहीं है।
दूसरा है खाद्य संरक्षण के लिए शीत घरों का निर्माण किया गया है। तो जो हमारे खाद्य संरक्षण होते हैं जैसे कि आलू, प्याज, ये सब जो होते हैं कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, इसके लिए शीत घर यानी कि ठंडे कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हम खाद्य को संरक्षण कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर से उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए गए। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा चकबंदी के माध्यम से खेतों को पास में लाया गया, जिससे किसानों के समय में बचत हुई, वो अपने अच्छे से बुआई कर सका, उसमें उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने बोल दिया है बिखेर दिए गए। अगला है उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तर भारत में आप देख रहे हैं जो नहरें होती हैं वो कृषि सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन होती हैं, जिसके माध्यम से लोग सिंचाई करते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।